स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MPSC 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 6 को आज हम लोग को पढ़ना है। भारतीय विदेश नीति का एक सिंहावलोकन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में हम जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ओवरव्यू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको जल्द से सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। भारतीय विदेश नीति का एक सिंहावलोकन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के विदेश नीति में नेहरू के योगदान की चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अब हम जानेंगे कि भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का कितना योगदान रहा है। इसको विस्तार से इस क्वेश्चन में जानेंगे। आइए समझते हैं इसको। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन प्रारंभ किया। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही अपनी स्वरूप धारण कर चुकी थी। तो जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उससे पहले ही जो रूपरेखा बनाई जा चुकी थी भारत की विदेश नीति की। तो जब 1947 में आज़ाद हुआ भारत, उसी बनी बनाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर आगे काम शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वतंत्रता के बाद उसे क्रियान्वित करना था और पंडित नेहरू सोवियत रूस की तरफ विशेष रूप से आकर्षित थे, परंतु नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत किसी गुट के बंधन में बंधकर शीत युद्ध की विभीषिका में फंसे। तो नेहरू जो थे वो सोवियत रूस के तरफ थोड़ा उनका झुकाव ज़्यादा था, लेकिन हालांकि शीत युद्ध के चक्कर में कई सारे राष्ट्र बहुत ही खराब फंस चुके थे या बर्बाद हो के कगार पे थे। तो इसी के कारण नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत भी शीत युद्ध के चक्कर में फंसे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी उतनी नहीं सुदृढ़ थी कि वो उससे कोई भी जो हानि होती उससे वो उबर सकती थी। इसी कारण नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेहरू का विचार था कि भारत को एक ऐसी नीति चलानी चाहिए जो दोनों गुटों से बचते हुए बीच का रास्ता हो। इसलिए स्वतंत्रता के पूर्व 1946 में जब अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था, तो उसी समय नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को रेडियो के प्रसारण में भाषण देते हुए कहा था कि भारत विश्व में व्याप्त किसी गुट के साथ नहीं रहेगा, वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोधी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जातीय रंगवाद, नस्लवाद का विरोध करेगा या अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वह शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करेगा। तो नेहरू जी ने भारतीय विदेश नीति का अवलंबन किया और अवलंबन करते हुए ही उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने पहले से ये चीज़ तैयार कर रही थी, क्योंकि वे भली भांति इसी से परिचित थे, इसकी विभीषिका से। 1946 में नेहरू जी ने रेडियो प्रसारण में भाषण दिया था कि भारत किसी भी गुट में ना जाकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएगा। साम्राज्यवाद जो कि सोवियत संघ की विचारधारा थी, उपनिवेशवाद जो कि अमेरिका की विचारधारा थी, उससे अलग हट यानी दोनों की मिलीजुली नीति रहेगी। और जातिवाद, रंगवाद और नस्लवाद का विरोध करेगा, क्योंकि उस वक्त जातिवाद, रंगवाद और नस्लवाद बहुत ही चरम पर थे, इसलिए इन्होंने इनका विरोध किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सहयोग भी देगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करेगा। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर पंडित नेहरू अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहते थे। इनकी इच्छा थी कि अमेरिका और रूस दोनों से संबंध अच्छे रहे, इसलिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, परंतु अमेरिका के विदेश मंत्री एचिसन से उनको कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। दरअसल नेहरू जी चाहते थे कि जो दोनों राष्ट्र से सहयोग अच्छा प्राप्त हो, इसीलिए से वो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए थे और इसी वजह से वो अमेरिका का सबसे पहला दौरा भी किए। लेकिन उनके जो विदेश मंत्री एचिसन थे, उनसे सही रिस्पांस नेहरू जी को नहीं मिला, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए वहाँ से वे निराश होकर लौटे। स्वतंत्रता के बाद कश्मीरी समस्या 1948 में उत्पन्न हो गई। कश्मीरी समस्या के समाधान के लिए नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील कर दी और नेहरू जी चाहते थे कि कश्मीर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीरी लोगों की इच्छा के आधार पर किया जाए।
परंतु पाकिस्तान स्वतंत्र होने के बाद अमेरिकी गुट में चला गया, वह नाटो का सदस्य हो गया। हुआ ये कि जब 1948 में कश्मीर समस्या उठ खड़ा हुआ था कि जब उनके राजा ने बहुत देर से साइन किया था ट्रीटी भारत में शामिल होने का, तो उसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान की सेना घुस गई थी कश्मीर में, जो आज के समय में पीओके का हिस्सा है। तो नेहरू जी चाहते थे कि ये जो मैटर है वो आराम से कश्मीर के नागरिकों के द्वारा उनकी मर्जी से आराम से सुलटाया जाए। इसी वजह से वो संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ पे अपील कर दी। इससे हुआ क्या कि अमेरिका जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसने अमेरिकी गुट में चला गया, वह नाटो का हिस्सा हो गया था। हालांकि अभी ये नाटो का हिस्सा नहीं है। 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान को नाटो अलाई नहीं बनाया, उसे निकाल दिया, लेकिन उस समय वह नाटो का हिस्सा बन गया था। तो इस वजह से जो अमेरिका का जो सद्भावना थी वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा दिखाई दी, इसलिए उसके प्रति अमेरिका की सद्भावना रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देकर अमेरिका भारत की प्रतिष्ठा को मिटाना चाहता था। तो चूंकि जब वो अमेरिका का एलाई हो गया था, तो जो अमेरिका का जो सद्भावना था, जो झुकाव था, वो पाकिस्तान की तरफ चाहता था। इस वजह से वह अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत की प्रतिष्ठा को मिटाना चाहता था। इस बात को सोवियत रूस भाप गया था। उसने भारत की प्रतिष्ठा रखते हुए वीटो का उपयोग किया और नवोदित राष्ट्र भारत का और दोस्ती बढ़ाया और भारत उसका मित्र बन गया। परंतु भारत ने अमेरिकी गुट व किसी भी सैन्य संधि में भाग नहीं लिया। तो इसी को देखते हुए सोवियत संघ ये चीज़ जान गया था कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इसी को जानते हुए और भारत की प्रतिष्ठा रखते हुए सोवियत रूस ने वीटो का उपयोग किया और भारत के साथ उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हालांकि भारत ने भी अभी भी अमेरिकी गुट या किसी भी अन्य संधि में शामिल नहीं हुआ था। पाकिस्तान के नाटो का सदस्य बनने से शीत युद्ध भारत के दरवाजे पर आ गया। जब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जब नाटो का सदस्य हो गया, तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास हमारे दहलीज से शीत युद्ध खड़ा हो गया था। यानी कि अब अमेरिका जान गया था कि ये तो नाटो के विपरीत जा रहा है भारत, अब इसको सबक सिखाने हैं। शीत युद्ध की जो ज्वाला थी वो हमारे दरवाजे तक आ गई थी। फोस्टर डलेस ने भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का आलोचना की। नेहरू ने उसका उत्तर दिया। 1956 में सोवियत रूस, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में लोकतंत्र सरकार को हटाकर साम्यवादी सरकार की स्थापना की, परंतु भारत ने उतनी तीखी आलोचना नहीं की और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हंगरी की समस्या पर हुए मतदान में भारत ने सोवियत रूस का पक्ष लिया। तो एक और घटना घटी जब चूंकि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और सोवियत रूस लोकतांत्रिक देश ना होकर साम्यवादी सरकार है वहाँ पर, तो इसी का हवाला देते हुए सोवियत रूस ने हंगरी चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना की। चूँकि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ से हट चुकी थी तो भारत को भी आलोचना करनी थी, परंतु भारत ने उतनी तीखी आलोचना नहीं की। और वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हंगरी की समस्या पर मतदान देते हुए भारत ने सोवियत रूस का पक्ष भी लिया। तो इसी को देखते हुए जो अमेरिका से उस वक्त हमारे संबंध थे वो उतने अच्छे नहीं हुए और भारत और सोवियत रूस की दोस्ती थी वो धीरे धीरे पनपने लगी थी। भारत की विदेश नीति पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर व्यवहार की नीति थी। यानी भारत हमेशा से ही जो भी उसके पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ मधुर व्यवहार रखने की कोशिश करता आया है। एशिया महाद्वीप में भारत और चीन दो विशाल देश हैं। नेहरू जी की इच्छा थी कि चीन के साथ मधुर संबंध स्थापित किए जाएं, क्योंकि चीन जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था तब नेहरू ने चीन का समर्थन किया था। चीन 1949 में लाल हो गया, यानी चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। नेहरू जी ने चीन को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्नशील थे, इसलिए 23 मार्च 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि कर तिब्बत को उसके हवाले कर दिया। हुआ ये था कि 1954 को पंचशील संधि हुई थी, एग्रीमेंट साइन हुआ था कि कैसे पीस मेंटेन रखेंगे दोनों लोग। तो उसके साथ भारत ने चीन को तिब्बत सौंप दिया था। इस तरह से वे चीन की तरफ से निश्चित हो गए थे कि चाइना की तरफ से आक्रमण नहीं होगा, परंतु चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमेशा बमबारी करता रहा। भारतीय संसद ने नेहरू जी से इस संबंध में प्रश्न पूछा, परंतु नेहरू जी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। 1959 में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया और उसने अपने राज्य में
मिला लिया। जब दलाई लामा और अपने सहयोगियों के साथ भारत भागकर आए, तब यह स्पष्ट हो गया कि चीन की नीति मित्रता की नहीं है। हुआ ये कि जब पंचशील संधि किया गया भारत और चाइना के बीच, तब भारत ने तिब्बत को चाइना को दे दिया और फिर उसकी स्वायत्तता समाप्त करके तिब्बत को चाइना ने अपने राज्य में मिला लिया। और वहाँ से जो भी बौद्ध शरणार्थी थे, दलाई लामा थे और उनके जो भी सहयोगी लोग थे, उनको वहाँ से भगा दिया और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। तो जब दलाई लामा और उनके जितने शरणार्थी थे वहाँ के, वो जब भारत आए, तब भारत को इस बात पर विश्वास हुआ कि चाइना अब मित्रता की नीति नहीं अपनाकर या साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है। इसने मित्रता की नीति नहीं अपनाई है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया। चूंकि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता था, तो इसी वजह से कोई भी राष्ट्र मदद करने भारत पर नहीं आया और उस केस में भारत असहाय महसूस कर रहा था। परिणाम ये हुआ कि 1962 का वॉर हम लोग हार गए थे। सोवियत रूस की धमकी पर चीन ने युद्ध को रोका, परंतु भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत को कुछ नहीं दिया। हालांकि जो यूएसएसआर था, उसने चाइना को युद्ध रोकने की धमकी दी और इस कारण युद्ध रुका, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो उतनी प्रभावशाली नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कि भारत सारे विश्व में अकेला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में बार्डुंग कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एशिया एंड अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत राष्ट्रों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। नेहरू विश्व शांति एवं निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। इनकी इच्छा थी कि परस्पर सहयोग, साहस्तित्व, शांति, मित्रतापूर्ण संबंध के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नीति का संचालन हो और अपने जीवन काल में उन्होंने इस कर दिखाया। जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो उस वक्त उतनी लाभकारी नहीं दिखाई दी 1962 के वॉर के समय, और हमेशा से ही नेहरू जी ने निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। अलग अलग राष्ट्रों को प्रेरणा दी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ वे सहयोग, सहअस्तित्व और शांति और मित्रतापूर्ण संबंध आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति रखना चाहते थे भारत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री की दृष्टिगत कमजोरी का शोषण करने का प्रयास किया। इसका क्या परिणाम रहा? हाउ डिड पाकिस्तान ट्राई टू एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस? तो अब जानेंगे 1965 के पाकिस्तान के वॉर के बारे में और किस तरह से भारत ने लाल बहादुर शास्त्री की दृष्टिगत कमजोरी का शोषण करने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन में समझते हैं कि 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उनका मानना ये है कि इसी वॉर ने नेहरू जी को इतना धक्का दिया और उसी की चिंता के कारण ही 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू के समय में मंत्रिमंडल में बहुत दिन तक कार्य किया था, जिसके कारण वे विश्व राजनीति और भारत की विदेश नीति से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए थे। इसलिए वे शीत युद्ध में न पड़कर गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करते रहे और उसी में उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके समय में सोवियत रूस से भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा। 1962 के चीनी आक्रमण से प्रेरणा लेकर भारत के पड़ोसी राष्ट्र पर विशेष नज़र वे रखने लगे थे। वे इन राष्ट्रों के साथ वे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे। जो भी हमारे आसपास के जो राष्ट्र थे, भारत चाहता था कि उनसे हमारे अच्छे संबंध स्थापित हों, क्योंकि वो 1962 के वॉर के में देख चुका था। इसी वजह से उसने यह नीति अपनाई। इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य से संबंध सुधारने और विदेशी नीति में नेहरू की नीति के आधार पर ही संचालित करना प्रारंभ किया, अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, तो हमारे जो रिलेशन थे वो उस समय पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हुआ करते थे। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए भाग को पाकिस्तान 1956 से ही हथियाने में लगा रहता था। ऐसा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से झड़प होती रहती थी। उसी भाग को लेकर पाकिस्तान ने 1965 में अगस्त में भारत पर आक्रमण कर दिया और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां थे और उसके जो विदेश मंत्री थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध
झड़ गया और भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गई। हुआ ये कि गुजरात और पाकिस्तान से लगा एक क्षेत्र है, वहाँ पर पाकिस्तान हमेशा से ही उधर के इलाके को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसी वजह से भारत के साथ उसकी समय-समय पर कई बार झड़प हुआ। तब एक समय आया 1965 को, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध के दौरान भारतीय सेना थी, वह युद्ध लड़ते-लड़ते पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश करते हुए लाहौर की सीमा तक चली गई। अब यह युद्ध बहुत ही चरम पर पहुंच गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से युद्ध तो बंद हुआ और यह निश्चित हुआ कि मध्यस्थता से इस समस्या का निदान किया जाएगा। अगर यह यहाँ पर बंद ना होता तो भारत की जो सीमा है वो लाहौर को भी टच कर रही होती। लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हैरोल्ड विल्सन, उनके हस्तक्षेप के कारण इस युद्ध को बंद किया गया और उन्होंने इसकी मध्यस्थता अपनाई। युद्ध के उपरांत पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोवियत संघ की दौड़ लगाना प्रारंभ किया ताकि वह सोवियत संघ द्वारा भारत के साथ एक मध्यस्थता कर सकें। इसलिए अयूब खान ने सोवियत संघ की तरफ दौड़ लगाना शुरू की, यानी उनसे मदद लेने के लिए गए। सोवियत रूस के नेता कोसिजिन के सहयोग से इस विवाद का हल ढूंढा गया। कोसिजिन ने इस संबंध में वार्ता के लिए भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और अयूब खान को ताशकंद में आमंत्रित किया और ताशकंद का समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है। तब फिर ताशकंद का समझौता हुआ, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान का जीता हुआ 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को उसको लौटाना था। इसके तहत इस तरह से पाकिस्तान ने भारत सोवियत रूस मैत्री का फ़ायदा उठाया और युद्ध में इतने व्यापक पैमाने पे खर्च और जानमाल की बर्बादी होने के बावजूद अपना क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। और कुछ इस तरह से पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री की दृष्टिगत कमजोरी का शोषण करने का प्रयास किया था। तो इतना जान-माल का खर्चा हुआ, इतनी हत्याएं हुई, इतनी वॉर हुई, उसके बावजूद भारत को जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को लौटाना पड़ा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम सेकंड पार्ट को इसके डिस्कस करेंगे। और आपको लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी रखें। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।